Good morning, students. Today we are going to start our poem, beautiful poem written by John Berryman. Was an American poet and scholar. एक अमेरिकी कवि थे और एक विद्वान है. He is best known for the Dream Song, which was a sequence of 385 poems. वह अपने एक काव्य संग्रह ड्रीम सॉन्ग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके अंदर उन्होंने 385 पोएम लिखी है. ही वॉन पुलिट्जर प्राइज फॉर द ड्रीम सॉन्ग, और अपनी इस बुक के लिए, ड्रीम सॉन्ग के लिए उन्होंने पुलिट्जर इनाम जीता. ही आल्सो वॉन नेशनल अवार्ड, और उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड भी जीता. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जॉन बेरीमैन, द पोएट who wrote the poem The Ball Poem. First of all, the poet John Berryman through his poem, इस कविता के द्वारा जॉन बेरीमैन द बाल पोएम हैज डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ. उन्होंने जीवन की वास्तविकता का वर्णन किया है. विच एवरीवन हैज़ टू फेस वन डे, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन सामना करना होता है. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrow of life. वे हमारे जीवन के कष्टों और दुखों के सामने हम कैसे खड़े हो सकते हैं, इस विषय को यहाँ पर उन्होंने छुआ है, दिखाया है. The Ball Poem. You can see the picture. There is a ball in the hand of a boy who lost his ball. What is the boy now who has lost his ball? कवि कहता है कि ये लड़का क्या करेगा जिसने बॉल खो दी है. What is he to do? क्या वह है. I saw it go merrily bouncing डाउन द स्ट्रीट. मैंने इस बॉल को, कवि कहता है कि मैंने इस बॉल को बड़ी खुशी से बाउंसिंग उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में जाते हुए देखा है. एंड देन मरली आवाज, और तब वहाँ से देयर इट इज़ इन द वाटर, ये पानी में चली गई. मरली, यहाँ पर मरली वर्ड मीनिंग देखिए, चीयरफुल, प्रसन्नचित. बाउंसिंग का अर्थ था जंपिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उछलना. Go merrily bouncing down the streets, jump and down. The poet is talking about a boy who has lost his ball. इस पैसेज का आप एक्सप्लेनेशन देखिए. कवि एक लड़के के बारे में बातें कर रहा है जिसने अपनी बॉल खो दी है. He want to know about him, और वो उस लड़के के बारे में जानना चाहता है. एंड his रिएक्शन, उसको और उसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में. बिकॉज he has lost his ball, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया है. फर्दर आगे ही आस्क टू हिमसेल्फ, कवि अपने आप से पूछता है दैट कि व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लॉजिंग हिज बॉल. अपनी बॉल खोने के पश्चात ये लड़का क्या करेगा. द पोएट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय. कवि ने उस बॉल को लड़के से दूर जाते हुए देखा है. ही सेज दैट द बॉल वाज चीयरफुली जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट. वह कहता है कि उसने वो बाल बड़ी खुशी से ऊपर नीचे उछलती हुई गली में चलेगी. दिस मीन, इसका अर्थ ये हुआ दैट कि वैन द बॉल स्किप फ्रॉम द बॉयज हैंड इट वेंट इनटू द स्ट्रीट. जब ये बॉल लड़के के हाथ से फिसल गई तो वह गली में चली गई. एंड लेटर ऑन, और उसके बाद इट फैल इनटू द नियर बाई रिवर, यह पास की नदी में गिर गई. लिटरेरी डिवाइस हम यूज़ करते हैं. यहाँ पर कवि ने, पोएट ने लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है. अनाफोरा. अनाफोरा एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी युक्ति होती है कविता की. यूज़ ऑफ रिपीटेड वर्ड इन 2 और मोर लाइन, एक या 2 लाइनों में जिसमें कोई शब्द की बार बार पुनरुक्ति की जाती है, यानी बार बार दोहराया जाता है. जैसे ऊपर की लाइनों में दोहराया गया था व्हाट इज़ द बॉय, वट एंड मरली बाउंसिंग मरली. और यहाँ पर मरली और वट शब्द बार बार रिपीट किया गया, तो इसको हम एनाफोरा डिवाइस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अदो पुनरुक्ति.
एसोनेंस भी इसमें यूज़ किया गया है, रिपीटेड यूज ऑफ वोवल, बार बार एक ही वोवल की स्वर की पुनरुक्ति की गई है, बार बार दोहराया गया है। बॉय, नाउ, हु, लोस्ट, यहाँ पर लोस्ट में, नाउ में, हु में, सभी में ओ शब्द को बार बार दोहराया गया। तो यहाँ पर हम वी कैन से दैट द पोएट हैज़ यूज एसोनेंस। इमेजरी भी यूज़ की गई है, कल्पना भी। वैन पोएट सेज मरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, जब कवि कहता है कि मैंने उसे बड़ी खुशी खुशी से उछलते हुए गली में जाते हुए देखा, तो यहाँ पर बाल ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा गली में खेलता हुआ जाता हुआ जा रहा हो। तो यहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं, मानवीकरण का भी प्रयोग किया गया है। रिपीटिशन, पुनरुक्ति भी है। वट इज रिपीटेड, वट शब्द को बार बार रिपीट किया गया है। लेट्स सी, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द फर्स्ट पैसेज स्टैंजा। नाउ वी स्टार्ट सेकंड। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बाल्स, यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि यहाँ कोई दूसरी बाल आपको मिल जाएगी। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द बॉय whose ball skipped from his hand and fell into the river, and this is the ball which he is seeing. Ultimately shaking grief fixed the boy. Ultimately, अंत, shaking, हिला देने वाला, grief, भय ने, fix, जकड़ दिया, the boy, लड़के को, as he stand raised, जब वो जड़वंत हुआ खड़ा है, ट्रेमलिंग, काँप रहा है, स्टेरिंग डाउन, नीचे घूर कर देख रहा है, ऑल हिज यंग डेज, उसके सारे बचपन के दिन, इनटू द हार्बर, अब उस बंदरगाह के अंदर है। वेयर इज बाल वेंट, जहाँ उसकी बाल चली गई। इसका कहने का अर्थ क्या है? उसकी ऑल इज मेमोरी, ऑल द चाइल्डहुड मेमोरी एंड फीलिंग अटैच टू द बॉल, कि उसके बचपन की सारी यादें और उसकी भावनाएं उस बाल के साथ जुड़ी हुई थी। और वो बाल कहाँ चली गई? अब हार्बर, बंदरगाह के अंदर है। तो हम कह सकते हैं उसकी सारी फीलिंग और मेमोरीज उस बाल के साथ चली गई। तो ये अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि आपको और नई बाल आ जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके मामले में घुसपैठ नहीं करना चाहता। ये डिम, एक डिम होता है एक डॉलर का सेंट, जैसे हमारे रुपये का छोटी इकाई, शॉर्ट यूनिट पैसा है, उसी प्रकार डॉलर की शॉर्ट यूनिट डिम है। अनदर बाल, एक डिम दे देता हूँ और दूसरी बाल खरीद लूँ। कभी सोचता है कि मैं उसे कहूँ कि एक डिम आपको दे देता हूँ और आप दूसरी बाल ले लेना। इज वर्थलेस, तो वो कहता है ये ऐसा कहना बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तो वो अपना पहली जिम्मेवारी को महसूस कर रहा है। ग्रीफ, यहाँ पर ग्रीफ का अर्थ है सोरो, दुख। रीज्ड होता है फिक्स्ड, जड़वंत, जड़ा हुआ। स्टर, ट्रैवलिंग होता है शेकिंग, हिलना, कांपना। हार्बर, एक डॉक, एक पोर्ट, एक बंदरगाह। इंट्रोड्यूर, इन्वेडर, घुसपैठिया। डिम, यहाँ पर 10 सेंट, 10 सेंट का एक डिम होता है और 10th डिम का $1 होता है। वर्थलेस होता है वैल्यूलेस, यूजलेस, बेकार, अमूल्य। अब एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल। अब इस बात में कहने से हम किसी प्रकार की उस लड़के को सांत्वना नहीं दे सकते कि वो एक दूसरी बाल ले सकता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ अदर बाल्स टू, क्योंकि उसके पास दूसरी गेंद भी हैं। ही सेज सो, वह ऐसा इसलिए कहता है बिकॉज द बॉय इज फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि लड़का बहुत उदासी महसूस कर रहा है। इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सोरो, वो पूर्ण रूप से दुखों से घिर गया है। ही इज सैड, वह दुखी है। बिकॉज, क्योंकि ऑल द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल, क्योंकि उसके बचपन की सारी यादें उस गेंद के साथ ही नीचे बंदरगाह में चली गई। हियर द पोएट सेज, यहाँ कवि कहता है कि दैट द बॉय इज वेरी सैड, कि लड़का बहुत ही उदास है। एज द बॉल विच हैज़ नाउ गॉन इन टू द वाटर, क्योंकि वो जो बॉल जो अब पानी के अंदर जा चुकी है, रिमाइंड हिम ऑफ दोज स्वीट मेमोरीज, वो बॉल उसे उन मीठी यादों को याद दिलाती है
ऑफ द टाइम व्हेन ही वॉन्ट इट, उस समय की जब वो बॉल उसके पास थी। दिस लॉस इज अनबियरेबल फॉर हिम, और ये हानि, ये नुकसान उसके लिए असहनीय है, वो सहन नहीं कर सकता। एंड ही इज ग्रीफ स्टिकन, और वह दुख से घिरा हुआ है। द पोएट सेज दैट ही कांट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी फ्रॉम हिम इन ऑर्डर टू बाय अनदर बॉल। कवि कहता है कि वह उस लड़के को ये नहीं बता सकता कि वो उससे और पैसे ले सकता है दूसरी बॉल खरीदने के लिए। ही सेड सो, वैसा इसलिए कहता है He said so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. वैसा इसलिए कहता है क्योंकि नई बॉल लड़के को अपनी वस्तुओं के प्रति आभास नहीं कराएगी, यानी जो वस्तुएं उसके पास थी उसकी यादों को आभास नहीं कराएगी। फर्दर आगे द पोएट सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग। अब कवि कहता है कि लड़के के लिए अब समय आ गया है कि वो सीखे अपनी इस जिम्मेवारी को, अपनी वस्तुओं की देखभाल करने की जिम्मेवारी को, कि वो अपनी वस्तुओं को स्वयं संभाल कर रखे। इस जिम्मेवारी को वो सीखने का समय उसके लिए अब आ चुका है। लिटरेरी डिवाइस यूज़ यहाँ पर किए, रिपीटिशन यूज़ ऑफ वर्ड बॉल, बॉल का बार बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर रिपीटिशन है। सिंडेंटन है, नो यूज़ ऑफ कंजक्शन इन द सेंटेंस। सिंडेंटन वो डिवाइस होती है जिसमें हम सेंटेंस के बीच में किसी प्रकार के लिंक और कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते। ए डीम अनदर बॉल इज वर्थलेस, यहाँ पर बार कवि ने कंटिन्यू बोला है, न कि किसी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन में हम कह सकते हैं सिंडेंटन भी यूज़ किया गया है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसन, इस भौतिक संसार में पोसेसन होता है ओनरशिप, अधिकार जन्माना। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल लेंगे, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा खो जाएगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, बॉल हमेशा गुम हो जाएगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसा है वो भौतिकवादी है, एक्सटर्नल है, बाह्य है। बाह्य का, एक्सटर्नल का यहाँ पर यूज़ क्या है कि पैसे के साथ, भौतिक वस्तुओं के साथ वो वस्तुएं एक्सटर्नल होती है जिसके साथ हमारी फीलिंग अटैच नहीं होती। ही इज़ लर्निंग, अब वह सीख रहा है, वेल, अच्छी तरह से। बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आँखों के भी पीछे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये चित्र देख सकते हैं आप डॉलर के, ये पैसे दिखाए हैं, कहा है कि मनी इज एक्सटर्नल, बाह्य दिखा हुआ है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खो जाने के विज्ञान को अब वो सीख रहा है। खो जाने के विज्ञान का मतलब रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में वो जान रहा है कि वस्तुएं तो हमेशा व्यक्ति के पास होती है और हमेशा वो गुम हो जाती है, और गुम होने के पश्चात जो माइजरीज, जो सोरा हमें फेस करना होता है, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। हाउ टू स्टैंड अप नोविंग, यह जान कर कि कैसे सहन किया जा सकता है। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जानना होगा, यानी ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। एवरी मैन मस्ट बी फेस्ड वन डे एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से दिनों में बहुत से लोग जानते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि इस नुकसान के सामने कैसे खड़ा हो सकते हैं। पोसेसन का अर्थ यहाँ पर है ओनरशिप, मालिक, जिसके हम मालिक हों, जिसका हम पर हक हो। एक्सटर्नल का अर्थ है यहाँ पर हियर थिंग्स विच फीलिंग आर नॉट अटैच्ड। एक्सटर्नल का यहाँ पर अर्थ है वे वस्तुएं जिनके साथ हमारा लगाव, हमारी भावनाएं जुड़ी नहीं है। डेस्परेट है होपलेस, ऐसा है।
एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी का अर्थ है द ग्रीक वर्ड एपिस्टिम, एक रोमन शब्द है एपिस्टिम जिसका अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ पर कवि कहता है कि इस स्टेंजे की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। द बॉयज हैज़ टू लर्न दैट इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में बच्चा सीख चुका है। मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग विल बी लॉस्ट, कि उसकी बहुत सी वस्तुएं खो जाएंगी। ही पर्सोनिफाइज द बाल, वह बाल का मानवीकरण भी करता है एज इज बिलोंगिंग, उसकी वस्तुओं के बारे में। बट इट वर्ल्डली थिंग, परंतु ये एक संसारिक वस्तु है। और द रिलेशनशिप ही इज इन द पोसेशन ऑफ, लेकिन उसका एक संबंध भी है उसके संबंध में जिसके संबंध में उसका ओनरशिप थी। सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न, इसलिए वह कहते हैं कि उसे सीखना होगा टू लिव विदाउट दैम नो मैटर वट, उन वस्तुओं के बारे में चाहे वो कैसी भी हो। ही सेज, वह कहता है नो वन कैन बाई बैक सच थिंग फॉर हिम, कि इस प्रकार की वस्तुएं कोई भी व्यक्ति उसके लिए वापस नहीं खरीद सकता। द पोएट सैड, कवि कहता है सो, ऐसा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उसके अनुसार मनी कांट बाई यू एवरीथिंग, कि पैसे आपको सब कुछ खरीद सकते हैं। इफ इट बट इट डज बाई यू सम मेटेरियलिस्टिक थिंग, स्टिल इट विल नॉट एबल टू बाई द सेंस बिलोंगिंग। कहता है कि पैसे आपके लिए सब कुछ खरीद सकते हैं, परंतु वो चीज़ें नहीं खरीद सकते जिनके साथ आपकी अनुभूति जुड़ी हुई है, फीलिंग जुड़ी हुई है। ही सेज दैट द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, वह कहता है कि लड़का अब सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सहन किया जाए अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग, वस्तुओं की खोने की अनुभूति के सामने, यानी नुकसान के सामने, उस आभास के सामने किस प्रकार वो खड़ा रह सके। दिस मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, इसका अर्थ ये कि बच्चा जीवन की वास्तविक सच्चाई को सीखने का प्रयत्न कर रहा है। विच स्टेट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मेमोरी माइजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन, जिसका अर्थ ये है यू हैव टू एक्सेप्ट, कि आपको स्वीकार करनी होगी द माइजरीज ऑफ लाइफ, जीवन की कष्ट, एंड स्टैंड अप अगेन, और दोबारा खड़ा होना होगा। दिस इज़ द ट्रूथ, यही सच्चाई है विच एवरी वन हैज़ टू लर्न इन हिज और हर लाइफ, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सीखना होता है। द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ओल्ड माइजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरी वन हैज़ टू बियर, द हार्श ट्रूथ, कड़वी सच्चाई, ऑफ स्टैंडिंग अप, दोबारा खड़े होने की, अगेंस्ट द ओल्ड माइजरीज, उन विचित्र दुखों के बारे में, ऑफ लाइफ, जीवन के, दैट एवरी वन, जिन दुखों को प्रत्येक व्यक्ति को हैज़ टू बियर, सहन करना पड़ता है। लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ की है एलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यूज़ ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव वर्ड, दो शब्दों के शुरुआत में ही बी का बार बार रिपीटेशन किया है। बाइज ए बाल बैक, बी बी बी, बाल में बी है, बैक में भी, और बाइज में भी है। तो यहाँ पर एक साउंड का जब बार बार रिपीटेशन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन। एसोनेंस का भी यूज़ किया है। यूज़ ऑफ वोवल साउंड, जब हम वोवल साउंड का यूज़ करते हैं बार बार रिपीटेशन में तो वहाँ पर एसोनेंस यूज़ किया जाता है। ही इज़ लर्निंग, लर्निंग में ई रिपीट हुई है, वेल में ई रिपीट हुई है, बिहाइंड में ई रिपीट हुई है। ही डेस्परेट आइज, डेस्परेट में भी ई और आइज में भी ई रिपीटेशन हुई है, तो रिपीटेड हुई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देयर पोएट यूजेस द एसोनेंस डिवाइस। रिपीटेशन, रिपीटेशन होता है पुनरुक्ति। बाल वर्ड इज रिपीटेड, बाल शब्द बार बार इस कविता के अंदर रिपीट किया गया, तो यहाँ पर बाल शब्द की रिपीटेशन हुई, पुनरुक्ति हुई है। Now I hope you have understand this better. Thank you, and response me how to feel
after see this video. Thank you. And please subscribe this video, channel. Thank you.